चैप्टर सेकंड, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ all final goods and services produced within a country during a specific period of time, typically a year, and consisting essentially of wages, salaries, rent, profit and interest. किसी कौम की पैदावार और खदमात के तमाम जरियों से हासिल होने वाली कुल आमदनी, जिसमें मुआवजा होता है, तनख्वाह होती है, किराएदारी होती है और सूद से आमदन शामिल है, इन तमामों को गिना जाता है। नेशनल इनकम national income is the total value of all final goods and services produced in a country during a specific period of time, typically a year. It consisting of wages, salaries, rent, profit, and interest. National income is the sum of all incomes earned by nation's residents whether within its borders or abroad. During a specific period of time, typically a year. And quarterly also. Means after 3 months. माय डियर फ्रेंड्स, हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। चैप्टर 2, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ, टोटल वैल्यू हमने निकालना है ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल वर्ड मैंने जानबूझकर यहाँ रेड से लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए क्या है फाइनल गुड्स, क्या है वो मैं भी समझा दूंगा। नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड
in a country during a specific period of time, typically a year, and it consisting of wages इसमें आते हैं, salaries, rent, interest and profit. किसी कौम की पैदावार और खदमात के तमाम जरियों से हासिल होने वाली कुल आमदनी, जिसमें मुआवजा होता है, तनख्वाह होती है, किरायादारी होती है, रेंट, सैलरीज, वेजेस, मजदूरी, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, तमाम को गिना जाता है एक साल के अंदर, विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. नेशनल इनकम एक साल में जितने भी हमारे पास वेजेस, सैलरीज, रेंट, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट हमारे देश के अंदर पैदा होते हैं, उनको गिना जाता है. इन तमाम को, तो मैंने क्या कहा, किसी कौम की पैदावार और खदमात के तमाम जरियों से हासिल होने वाली कुल आमदनी, जिसमें मुआवजा होता है, तनख्वाह होती है, किरायादारी होती है और सूद से आमदन शामिल है, इन तमामों को गिना जाता है. नेशनल इनकम इज द सम ऑफ ऑल इनकम अर्नड बाय नेशंस रेजिडेंट्स. तमाम इनकम को गिना जाता है जो हमारे शहरी हासिल करते हैं, वेदर विद इन इट्स बॉर्डर, चाहे वो हमारे देश के अंदर कमाए और अब्रॉड, चाहे बाहर हमारे शहरी, हमारे कंट्री या किसी और कंट्री के शहरी, चाहे वो अपने देश में कमाए या दूसरी कंट्री से कमाए, लेकिन वो हम उसी कंट्री में शामिल होता है ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, टिपिकली ए ईयर, एक साल के अंदर अंदर, एंड क्वार्टरली आल्सो, 3 महीने के बाद भी नेशनल इनकम को गिना जाता है और एक साल में भी गिना जाता है. लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इस पॉइंट को याद रखिए, पिछले साल के प्रोडक्ट्स जो हमने इस साल बेच दिए, उन प्रोडक्ट्स की एस्टिमेशन इसमें नहीं होती है, क्योंकि वो पिछले साल की प्रोडक्शन है, ये इस साल की प्रोडक्शन. एक साल के अंदर जो भी पैदा होता है उनको तमाम को गिना जाता है. हमारे शहरी या किसी और कंट्री के शहरी जो भी इनकम हासिल कर सकते हैं अपनी कंट्री में या किसी और कंट्री में, नेशनल इनकम में वो सब आता है. मैंने यहाँ कहा फाइनल गुड्स, यहाँ फाइनल गुड्स को गिना जाता है. फाइनल गुड्स आर द प्रोडक्ट्स परचेज्ड एंड यूज्ड डायरेक्टली बाय द कंज्यूमर. फाइनल गुड्स आर द एंड प्रोडक्ट रेडी फॉर कंजप्शन. फाइनल प्रोडक्ट्स क्या होती है? इंटरमीडिएट गुड्स को यहाँ नहीं काउंट किया जाता है, बल्कि फाइनल प्रोडक्ट. मिसाल के तौर पर वीट से हम हासिल करते हैं फ्लोर, आटा बनाते हैं, आटे से तो हम रोटी बनाते हैं, तो रोटी को गिना जाए, या आटे से हम बिस्कुट बनाते हैं जो हम दुकान पर खरीदते हैं, वो फाइनल प्रोडक्ट होता है रेडी फॉर कंजप्शन. फाइनल प्रोडक्ट्स, फाइनल गुड्स आर द प्रोडक्ट्स परचेज्ड एंड यूज्ड डायरेक्टली बाय द कंज्यूमर. फाइनल गुड्स आर द एंड प्रोडक्ट रेडी फॉर कंजप्शन. इंटरमीडिएट गुड्स को यहाँ नहीं गिना जाता है. मीन्स दैट हमने वीट भी गिना, फ्लोर भी गिना और फिर रोटी भी गिनी, तो फिर उसको कहते हैं डबल काउंटिंग, दो बार गिनना. उसको नहीं, सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट्स आपको समझ में आ गया कि फाइनल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके बाद उसको फिर प्रोसेस में नहीं लाया जाता है, वो रेडी फॉर कंजप्शन इस्तेमाल करने के लिए तैयार होता है. मिसाल के तौर पर वीट से फ्लोर बना, फ्लोर से बनी ब्रेड, ब्रेड को गिना जाएगा. वीट से फ्लोर बना, फ्लोर से बना बिस्कुट, बिस्कुट को जो खाने के लिए तैयार है वो फाइनल प्रोडक्ट है. इसी तरह हम कहेंगे ऊन, कॉटन, कॉटन से हम क्या बनाते हैं? कपड़ा. ना कॉटन गिना जाएगा ना कपड़ा गिना जाएगा, ना कॉटन गिना जाएगा ना कपड़ा. कपड़े से पैंट और शर्ट जो बनी तैयार होती है, उस पैंट या शर्ट को गिना जाता है. दैट इज द फाइनल गुड. फाइनल गुड्स आर द प्रोडक्ट्स यूज्ड, फाइनल गुड्स आर प्रोडक्ट्स परचेज्ड एंड यूज्ड डायरेक्टली बाय द कंज्यूमर. फाइनल गुड्स आर द एंड प्रोडक्ट रेडी फॉर कंजप्शन. ये हो गया नेशनल इनकम. नेशनल इनकम is the total net value of all final goods and services
produced within a country during a financial year. In India, the financial year is from 1st April to 31st March. National income is equal to C plus I plus G plus X minus M, where C is equal to total consumption expenditure. Total investment expenditure, total government expenditure, XM total exports, total imports. माय डियर फ्रेंड्स, हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू इज द टोटल नेट वैल्यू। नेट वैल्यू की यहाँ बात हो रही है। टोटल नेट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमारे देश या किसी और देश में पैदा होते हैं, उनको काउंट किया जाता है विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। इन इंडिया एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज पैदा होते हैं, उनको काउंट किया जाता है। इन इंडिया द फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च। 1st अप्रैल से 31st मार्च, नया साल जो 31st तक आता है, इस पीरियड के दरमियान जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज पैदा होती है, उनको काउंट किया जाता है। अगर पिछले साल के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो इस साल भेजे गए, उनको काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक साल के अंदर या 3 महीने के अंदर अंदर भी नेशनल इनकम को काउंट किया जाता है क्वार्टरली। लेकिन एक साल के अंदर अगर पिछले साल की प्रोडक्शन कुछ थी प्रोडक्ट्स, वो इस साल भेजे गए, उनको काउंट नहीं किया जाएगा। एक साल के अंदर जो नई प्रोडक्शन नए प्रोडक्ट्स, उनको मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनका मार्केट वैल्यू निकाला जाता है, उनको काउंट किया जाता है। तो नेशनल इनकम क्या है? यहाँ नेट वैल्यू मैंने लिखा, इसको याद रखिए। नेट वैल्यू वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। सी नेशनल इनकम इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। सी मीन टोटल कंजप्शन कितनी हमारी हो रही है एक साल के अंदर अंदर या किसी और कंट्री की। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है उस कंट्री की। टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितने हो रहे हैं, उनको काउंट किया जाता है। एक्सपोर्ट, एक्स मीन टोटल एक्सपोर्ट। एक साल के अंदर एक कंट्री कितनी एक्सपोर्ट करती है या एक साल में कितनी इंपोर्ट हो रही है, उन तमामों को काउंट किया जाता है। यहाँ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। एक कंट्री एक साल में कितना एक्सपोर्ट करती है, उसको काउंट किया जाता है और फिर उसको माइनस किया जाता है कि हमने इंपोर्ट कितना किया है। अब है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक
प्रोडक्ट GDP measures the monetary or market value of all final goods and services produced in a country within a country in a given period of time. Say a year. In GDP, goods and services produced in a country is added, whether it is produced by the residents of the country or foreigners. But income arising from investments and possessions owned abroad is not included. माय डियर फ्रेंड्स, पहले हमने नेशनल इनकम पढ़ा है, अब जीडीपी पढ़ना है। नेशनल इनकम में हमने पढ़ा है कि किसी मुल्क के शहरी, चाहे वो उस कंट्री में कमाए या उस कंट्री से बाहर कमाए, उस अपनी कंट्री में कमाए या बाहर कमाए, लेकिन टोटल वो नेशनल इनकम में दाखिल होता है। लेकिन यहाँ इस किस्म की फार्मूला नहीं है। यहाँ क्या है? जीडीपी मेजर्स द मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आप मॉनेटरी कहो या मार्केट वैल्यू कहो, जितने भी नए गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी देश में, जितने भी नए गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी नए गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन हुई है, उनका मार्केट वैल्यू गिनना है। यहाँ उनका मार्केट वैल्यू गिनना है। जीडीपी मेजर्स द मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विस मैंने आपको समझाया है।
इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज की यहाँ काउंटिंग नहीं होगी, बल्कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू निकालनी है। प्रोड्यूसर विद इन ए कंट्री, जो इस कंट्री में पैदा होता है इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम CAGR, एक साल में एक कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, नए गुड्स एंड सर्विसेज पैदा होती है, वो GDP में दाखिल होता है। मैं आपको बताता हूं, इन GDP गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री, एक कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज पैदा होते हैं, एक कंट्री के सरहदों के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज पैदा होते हैं, वो GDP में शुमार होती है। Whether it is produced by the residents of the country or foreigners, चाहे उस कंट्री में, मिसाल के तौर पर हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन होगी वो GDP में काउंट होगी, चाहे वो इंडियन के रेसिडेंट्स बनाए या फॉरेनर्स बनाए। कोई गैर मुल्क की कंपनी इंडिया में काम कर रही है, जो वहां प्रोडक्शन, इसमें प्रोडक्शन निकलेगी, वो GDP में दाखिल होगी। क्योंकि हमारी कंट्री के सरहदों के अंदर, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, हमारी सरहद, इस सरहदों के अंदर जो कुछ भी बने वो GDP में दाखिल होता है। लेकिन इससे पहले हमने कहा नेशनल इनकम में कि जो लोग बाहर कमाते हैं वो नेशनल इनकम में दाखिल तो होता है उनकी इनकम, लेकिन GDP में दाखिल नहीं होगी। मिसाल के तौर पर हमारे कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स हॉलीवुड में काम कर रहे हैं, वहां कमाई कर रहे हैं, वो GDP में दाखिल नहीं होगी। सिर्फ हमारी कंट्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगी इस चार दीवारी के अंदर, वही GDP में दाखिल होगी। चाहे कोई भी कंट्री की फैक्ट्री यहाँ काम कर रही हो, जो वो प्रोडक्शन देगी वो GDP में दाखिल होगी। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एप्पल कंपनी इंडिया में काम कर रही है, इंडिया में उसकी फैक्ट्री है, वो प्रोडक्शन कर रही है, वो हमारी GDP में दाखिल, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो कुछ भी बन रहा है वो काउंट होगा। जो हमारे देश के बाहर जो हम कमाते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। इन GDP गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री, GDP में जितने भी गुड्स एंड सर्विस कंट्री में पैदा होती है वो ऐड होती है। वेदर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट, चाहे वो हमारे शहरी कमाए और रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ऑफ फॉरेनर्स, चाहे फॉरेनर्स की यहाँ इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो, काम कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, जितनी भी हो वो इसमें दाखिल होगी। बट याद रखिए, इनकम अराइजिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स एंड पोसेशंस, जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रॉपर्टी और मिल्कियत बाहर के कंट्रीज में होती है, वो GDP में दाखिल नहीं होगी। सिर्फ GDP में वही दाखिल होता है जो इस चार दीवारी के अंदर जो भी प्रोडक्शन होगी, वो भी नए गुड्स एंड सर्विस, एक साल के अंदर उनको कैलकुलेट किया जाता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विस की काउंटिंग होगी, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस की काउंटिंग यहाँ it counts only final goods, not the intermediate goods. Intermediate goods means the good that is used in the production of the final good, e.g. cotton and cloth are intermediate good in the production of the shirt. So shirt is counted in GDP but not the cotton and cloth. सिर्फ final goods, याद रखिए GDP में क्या काउंट होता है, सिर्फ final goods within the countries borders, जो भी कंट्री के बॉर्डर्स एंड स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दरमियान, एक साल के अंदर 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक जितनी भी प्रोडक्शन, अगर इसमें मैंने फिर दोहराता हूं, पिछले साल की कुछ प्रोडक्शन है उसको हमने इस साल बेच दिया, वो काउंटिंग नहीं होगी। सिर्फ इस साल में जो नई प्रोडक्शन होगी उनका क्या करना है, हमने मार्केट वैल्यू निकालना है, उनकी वैल्यू क्या है, उनकी कीमत उसको काउंट करना है। GDP measures the monetary or market value of all final goods and services. Final goods and services मैंने कहा cotton and cloth final goods नहीं है, shirt is the final good. Produced within a country, जो country के अंदर पैदा हो in a given period of time, एक मखसूस टाइम के अंदर, वो टाइम पीरियड एक साल होता है, एक साल से कम भी होता है, लेकिन एक साल से पहले की प्रोडक्शन इस साल बेच दी, पिछले साल की कुछ प्रोडक्शन थी इस साल बेची, वो काउंट नहीं होगी। इस साल में 1 अप्रैल टू 31 नए साल का जो मार्च आता है फाइनेंशियल ईयर के में, जितनी भी प्रोडक्शन हुई इस साल में उसको काउंट किया जाता है, उसकी मार्केट वैल्यू निकाली जाती है। इन GDP गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इज एडेड, GDP में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज पैदा होती है कंट्री के अंदर, वो उनको ऐड किया जाता है। वेदर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट, चाहे वो हमारे शहरी बनाए या कोई गैर मुल्की हमारी कंट्री में काम कर रहा हो, उसकी फैक्ट्री या इंडस्ट्री यहाँ हो, जितनी भी वो प्रोडक्शन वो इस GDP में काउंट होगी।
लेकिन जो हमारे, मैंने कहा कुछ एक्टर्स या कुछ इंडियन के बहुत सारे लोग जब बाहर काम कर रहे हैं, वो जीडीपी में दाखिल नहीं होगी, उसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल किया जाएगा। इनकम, बट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स एंड पोसेशन, जो इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रॉपर्टी बाहर की कंट्रीज में होती है, ओनर्ड अबोर्ड इज नॉट इंक्लूडेड। हेंस द वर्ड, हेंस the word domestic distinguishes it from gross national product. जो भी डिस्टिंग्विश, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, घरेलू जो हमारी जमीन चार दीवारी के अंदर जो प्रोडक्शन होगी वही जीडीपी में दाखिल होगी। जो हमारे, मैंने कहा हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट्स बाहर है, पोसेशन या कुछ हेक्टर्स वहां काम कर रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट जो आमदनी वो कमाते हैं, वो पैसे इंडिया में भेज रहे हैं, वो किस में दाखिल होगी? वो जीडीपी में दाखिल नहीं होगी, वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में दाखिल होगी। हेंस द वर्ड डोमेस्टिक डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में दाखिल होगी, ना कि जीडीपी में। जीडीपी को समझने के लिए कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। आप यहाँ नजर रखिए, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। हियर आर सम की थिंग्स टू अंडरस्टैंड about GDP. Number one, total value. It sums up the total value of everything. Finished goods, or final goods. It counts only final goods to avoid double counting. For example, the value of car is counted, but not the steel. Used to make it. As steel's value is included in the car's price. Within the country's borders, it counts everything that happens domestically. Regardless of
who owns the production. 4. Within a specific time period. Within a specific time period. It is usually measured quarterly or annually. माय डियर फ्रेंड्स, जब हम जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं, इन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए. टोटल वैल्यू, इट समज ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ एवरीथिंग. इसमें टोटल वैल्यू को काउंट किया जाता है. हर किसी चीज का टोटल वैल्यू निकालना है, वो इसमें ऐड होता है. फिनिश्ड गुड्स और फाइनल गुड्स काउंट किए जाते हैं. इट काउंट्स ओनली फाइनल गुड्स टू अवॉइड डबल काउंटिंग, ताकि हम एक चीज को दो बार ना गिने. इसलिए हम फाइनल गुड्स का हो या फिनिश्ड गुड्स, उन्हीं गुड्स को काउंट करते हैं, ताकि डबल काउंटिंग दो बार चीजों को नहीं गिना जाए. कि टील फॉर एग्जांपल, इट काउंट्स ओनली फाइनल गुड्स टू अवॉइड डबल काउंटिंग. फॉर एग्जांपल, द वैल्यू ऑफ कार इज काउंटेड बट नॉट द स्टील यूज्ड टू मेक इट, एज स्टील्स वैल्यू इज इंक्लूडेड इन द कार फाइनल प्राइस. स्टील को काउंट नहीं किया जाएगा, कार को काउंट किया जाएगा, क्योंकि स्टील का जो वैल्यू वो कार में ही ऐड होता है. कार के फाइनल प्राइस में ही स्टील ऐड होता है, दो बार नहीं. डबल काउंटिंग को बचाने के लिए फिनिश्ड गुड्स और फाइनल गुड्स को ही काउंट किया जाता है. विद इन द कंट्रीज बॉर्डर्स, हमारी कंट्री, अगर हम जीडीपी अपनी कंट्री की बात करेंगे, इसका जीडीपी निकालना है, हमारी कंट्री के अंदर, चार दीवारी के अंदर, विद इन द कंट्रीज बॉर्डर जो भी प्रोडक्शन हो रही हो उसको काउंट किया जाएगा, चाहे वो अपना बनाए या कोई गैर मुल्की हो. इट काउंट्स एवरीथिंग दैट हैपन डोमेस्टिकली, जो डोमेस्टिकली हो रहा हो, रिगार्डलेस ऑफ हु ओन्स द प्रोडक्शन, चाहे कोई भी उसका मालिक क्यों ना हो, चाहे अपनी कंट्री का हो या किसी और का बनाने वाला हो, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर बन रहा है तो हमारे जीडीपी में दाखिल होगा. विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक मखसूस टाइम पीरियड के अंदर ये काउंट किया जाए. ये नहीं 2 या 3 सालों के अंदर हम जीडीपी को काउंट करेंगे, एक साल के अंदर या 3 महीने के बाद भी क्वार्टरली, जिसको कहते हैं, जीडीपी काउंट किया जाता है. इन 3-4 महीनों में हमने कितनी ग्रोथ की है, और 4 महीनों में कितनी की, और 4 महीनों में पिछले या कहाँ डाउन हो गया. तो मीन्स दैट विद इन अ कंट्रीज within a specific time period, it is usually measured quarterly or annually. या क्वार्टरली 3 महीने के बाद जीडीपी ग्रो देखी जाती है, या साल भर, लेकिन साल से ज्यादा आगे पीछे नहीं. और पिछले साल के प्रोडक्ट्स वो काउंट नहीं किए जाएंगे. इसी साल के प्रोडक्ट्स फ्रेश और नए होने चाहिए, उनकी ही काउंटिंग होती है. ये रहा जीडीपी का एक छोटा सा. जीडीपी की 2 किस्में हैं, एक है नॉमिनल जीडीपी और दूसरा है रियल जीडीपी. आप नजर रखिए. GDP are 2 types. Number 1, nominal GDP. Nominal GDP measures the value of goods and services at current market prices. Which is the market value of all final goods and services produced in a country
प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री। अब है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी रियल जीडीपी measures the value of goods and services produced in a country using the prices of base year. Base year changes almost regularly after every 5 years. हमने जीडीपी की बात की है। जीडीपी की दो किस्में हैं, एक है नॉमिनल जीडीपी, दूसरा है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या फर्क है माय डियर फ्रेंड्स, ख्याल रखिए। नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट करंट मार्केट प्राइसेस। करंट जो मार्केट प्राइसेस है उसके हिसाब से एस्टिमेशन की जाती है नॉमिनल जीडीपी में। करंट में जो प्राइसेस है उसकी बुनियाद पर प्रोडक्ट्स की कीमत देखी जाती है, एस्टिमेशन की जाती है कि कितनी हमारी प्रोडक्शन हुई है इस साल करंट मार्केट के हिसाब से जो रेट चल रही है। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री। ये मार्केट, इट इज द मार्केट वैल्यू, जो करंट मार्केट की वैल्यू होती है उन प्रोडक्ट्स की, उसके हिसाब से हिसाब लगाया जाता है नॉमिनल जीडीपी में। जब हम रियल जीडीपी देखते हैं, रियल जीडीपी मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री यूजिंग द प्राइसेस ऑफ बेस वेयर। यहाँ बेस वेयर की बुनियाद पर गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत देखी जाती है। बेस वेयर चेंजेस ऑलमोस्ट रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years। हर 5 साल के बाद ऑलमोस्ट बेस वेयर चेंज होता है। बेस वेयर पहले जो हमारा बेस वेयर था, मिसाल के तौर पर मैं रिसेंट की बात कर रहा हूँ 2004-05, फिर 2011-12, अब जो नया बेस वेयर हमारे लिए मुनाक़िद 2017-18 ये बेस वेयर है। दूसरा है करंट बेस वेयर। अगर हम 2000 नॉमिनल जीडीपी की बुनियाद पर प्राइसेस निकालेंगे तो 2025-26 के करंट मार्केट प्राइसेस क्या है उसके हिसाब से देखेंगे कि प्रोडक्ट्स की वैल्यू और कीमत क्या है। जब बेस वेयर देखेंगे तो 2017-18 के हिसाब से बेस वेयर के ही हमें रियल जीडीपी असल में दिखाता है, एक्यूरेट पिक्चर सही क्या है। तो नॉमिनल जीडीपी में क्या देखने को मिलता है, नॉमिनल जीडीपी मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करंट मार्केट प्राइसेस। करंट मार्केट प्राइसेस के हिसाब से मेजर किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू। इट इज द मार्केट वैल्यू, जो मार्केट में वैल्यू होती है करंट में ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कंट्री में पैदा होती है, उसके हिसाब से एस्टिमेशन लगाई जाती है कि इस साल हमारी कंट्री ने कितनी प्रोडक्शन दी है करंट मार्केट के बेस के हिसाब से। रियल जीडीपी में देखा जाता है बेस वेयर के प्राइसेस को मद्देनजर रखकर। रियल जीडीपी मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री यूजिंग द प्राइसेस ऑफ बेस वेयर। इसमें बेस वेयर के प्राइसेस को देखकर देखा जाता है कि हमारी कंट्री ने कितनी इंप्रूवमेंट कितनी है, कितनी ग्रोथ है, कितनी जीडीपी हमारी बढ़ चुकी है। बेस वेयर हमेशा ऑलमोस्ट 5 साल के बाद चेंज होता है। मैंने कहा कि रिसेंट में जो पहले बेस वेयर था 2004-05, फिर 2011-12, अब 17-18 के हिसाब से बेस वेयर कंसिडर किया जाता है। अब हम आपको इसकी एग्जांपल दिखाएंगे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, इसकी असल में हम आपको एग्जांपल दिखाएंगे। डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं नॉमिनल जीडीपी की और रियल जीडीपी की। जब हमने रियल जीडीपी निकालना है तो हमने बेस वेयर के प्राइसेस को कंसिडर करना है। जो मैंने कहा है कि बेस वेयर चेंज होता रहता है हर साल, 2004-05, फिर 11-12, फिर 17 और 18 को बेस वेयर कंसिडर किया जाता है। जब रियल जीडीपी निकालना होता है तो बेस वेयर के प्राइसेस को कंसिडर किया जाता है। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन
nominal GDP and the real GDP. Here is the example to illustrate the difference between nominal GDP and real GDP. Imagine a country that produces oranges. Consider the 2023 as base year. 2023 को हम बेस ईयर कंसिडर करेंगे. Quantity of the oranges produced 100 boxes. 100 boxes. Price of oranges per box, that is 100. हम 100 ही कंसिडर करेंगे. So the nominal GDP of the year 2023 is 100 into 100, that is 10,000. जब हमने 2023 को बेस ईयर कंसिडर किया है और क्वांटिटी, मैं कहता हूं कि एक फार्मर, इमेजिन करो एक कंट्री की एक फार्मर ने एक साल में 100 बॉक्सेस ऑरेंज प्रोड्यूस किए हैं. प्राइस ऑफ द ऑरेंज पर बॉक्स की रेट हमने फिक्स करी, मिसाल के तौर पर 100. तो सो द नॉमिनल जीडीपी ऑफ द ईयर 2023 इज 100 into 100, दैट इज 10,000. 10,000 ये रहा नॉमिनल जीडीपी. द फार्मर in 2024 produces 105 boxes of oranges, but due to inflation the price rises to 110. So the nominal GDP of the year 2024 is 105 into 110, that is 11,550. एक फार्मर 2023 में उसने 100 बॉक्सेस ऑरेंज प्रोड्यूस की, रेट थी 100, और इस लिहाज से 10,000 की उसकी प्रोडक्शन नॉमिनल जीडीपी निकली. 2024 में एक फार्मर ने थोड़ा और प्रोड्यूस किया, एक 105 बॉक्सेस, यहाँ 100 निकाली, यहाँ 105 बॉक्सेस निकाली, बट ड्यू टू इन्फ्लेशन, कीमतों में इजाफे की वजह से उनके ऑरेंज बॉक्सेस की प्राइसेस राइज हो गई, वो 110 हो गए. The nominal GDP of the year 2024 is 105 into 110, that is 11,550. ये निकलता है नॉमिनल जीडीपी 2024 की. अब हम निकालेंगे रियल जीडीपी. टू कैलकुलेट
the real GDP, we would use the prices of the base year. मैंने कहा पहले भी कि जब हमने रियल जीडीपी निकालना है तो बेस ईयर के प्राइसेस हमें कंसिडर करनी है। यहाँ बेस ईयर के प्राइसेस क्या है? बेस ईयर प्राइसेस 100, हम बेस ईयर के प्राइस कंसिडर 100 इंटू रेट क्या थी? बॉक्सेस 100 बॉक्सेस कितने निकले इस साल? पिछले साल 100 बॉक्सेस निकले, इस साल 105 बॉक्सेस निकली। 100 इंटू 105 that is equal to 10,500. So real GDP is 10,500. यहाँ क्या थी? 10,000. तो 500 की फर्क, 500 की फर्क, जो असल फर्क निकली ग्रोथ कितनी की हम किसी कंट्री ने, तो वो 500 की फर्क है। मीन्स दैट 5% के आसपास ग्रोथ हुई है पिछले साल के बरस। पिछले साल निकले थे टोटल ऑन रीड बॉक्सेस 100, इस साल 105, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से जो रेट ज्यादा हुआ उससे मिले 11,550। ये रियल जीडीपी नहीं है, ये नॉमिनल जीडीपी है। जब हमने रियल जीडीपी निकाला तो 10,500, मीन्स दैट यहाँ 10,000 थे, यहाँ 10,500, तो 500 की फर्क यहाँ रियल जीडीपी हमें दिखाता है कि इतनी ही ग्रोथ हुई है। 5% के आसपास यहाँ ग्रोथ हुई है। यहाँ 100 बॉक्सेस थे, यहाँ 105 बॉक्सेस। सो ये रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में फर्क है। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी ये हमें ये दिखाता है कि हमारी कंट्री या किसी और कंट्री ने कितनी ग्रोथ की है। जब हम अपनी कंट्री की देखते हैं कि हमारी कितनी ग्रोथ हुई है तो वो कौन दिखाता है? नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। लेकिन जब हम अपनी कंट्री को दूसरे कंट्री से कंपेयर करते हैं तो देखना है कि हम दूसरी कंट्री से कितने आगे हैं और कितने पीछे हैं। तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? जब उसको हम कहते हैं मार्केट एक्सचेंज रेट एंड परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हम देखते हैं कि वो कंट्री हमसे आगे है या हम उससे आगे है। तो परचेजिंग यहाँ देखा जाता है जीडीपी एट नॉमिनल रियल, ये हमें दिखाता है हमारी कंट्री ने कांस्टेंट कितनी ग्रोथ की है। लेकिन जब हम अपनी कंट्री को दूसरी कंट्री से कंपेयर करते हैं तो जीडीपी एट मार्केट एक्सचेंज रेट एंड जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखना होता है। अब हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है। हम बात कर रहे थे नॉमिनल जीडीपी की और रियल जीडीपी की। ये हमें दिखाता है कि हमारी कंट्री ने पिछले सालों के बरक्स या पिछले साल के बरक्स कितनी ग्रोथ की है। और जब हम अपनी कंट्री को दूसरे कंट्री से कंपेयर करते हैं कि हम दूसरी कंट्री से कितना आगे है और पीछे है, तो जीडीपी एट मार्केट एक्सचेंज रेट और जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखना होता है। इससे पहले हम उधर जाए, पहले मैं आपको समझा दूं कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेटर measures the average change in prices due to inflation. GDP deflator is calculated using the following formula.
GDP डिफ्लेटर, नॉमिनल GDP डिवाइड बाय रियल GDP और 100। जब हमने GDP डिफ्लेटर क्या दिखाता है, ये महंगाई दिखाता है, इन्फ्लेशन दिखाता है। इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी में कितनी कीमतों में इजाफा हुआ है, वो GDP डिफ्लेटर दिखाता है। GDP डिफ्लेटर मेजर द एवरेज चेंज इन प्राइसेस, जो कीमतों में एवरेज चेंज आई है ड्यू टू इन्फ्लेशन, कीमतों की वजह से। GDP माय डियर फ्रेंड्स, ये याद रखिए, GDP डिफ्लेटर, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये इन्फ्लेशन दिखाती है। जब मैं इन्फ्लेशन पे आ जाऊंगा कि इन्फ्लेशन क्या है, उस वक्त मैं GDP डिफ्लेटर एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि वहां भी होगा GDP डिफ्लेटर, वो हम यही एक्सप्लेन करेंगे। GDP डिफ्लेटर दिखाता है चेंज इन प्राइसेस ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से जो कीमतों में इजाफा होता है, जो कीमतें बढ़ जाती है, वही दिखाता है। GDP डिफ्लेटर को कैसे मेजर किया जाता है, नॉमिनल GDP जिसकी हम बात कर रहे थे डिवाइड बाय रियल GDP इनटू 100। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है हमें इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स कीमतों में इजाफा। इन्फ्लेशन को कैसे मेजर किया जाता है, GDP डिफ्लेटर से, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। जब मैं इन्फ्लेशन पे आ जाऊंगा, वहां आपको मिलेगा होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन GDP डिफ्लेटर यही याद रखिए आप, GDP डिफ्लेटर क्या है। अब हम आज बात कर रहे थे कि अब हम कंपेयर करेंगे अपनी कंट्री को और बाकी दूसरी कंट्री से। मिसाल के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दूसरे नंबर पे है चाइना, तीसरे नंबर पे जो आता है वो है जर्मनी, चौथे नंबर पे आ गया हमारा भारत, इंडिया, पांचवें नंबर पे है जापान। इन तीन कंट्रीज को हम कंपेयर करेंगे GDP एट मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से। जब हम देखेंगे कि ये कंट्री और ये कंट्री, जब हम इन कंट्रीज को कंपेयर करेंगे कि कौन कंट्री आगे है या पीछे है, वो कैसे करते हैं। पहले हम देखेंगे जो जर्मन की करेंसी है वो है यूरो, जो जापान की, इंडिया की है वो है रुपये, जो जापान की है वो है येन। अब हम तीनों को, जब हम किसी चीज को नापते हैं तो किसी एक स्केल के तहत नापते हैं। हम इनको कैसे चेंज करेंगे, यूरो, रुपये एंड येन को कैसे चेंज करेंगे, इनको हम कन्वर्ट करेंगे डॉलर में। 1 euro is equal to how many dollars? 1 rupee. 90 rupees is equal to $1. 157 yen is equal to $1। लेकिन यूरो की कीमत डॉलर से ज्यादा है। 1 euro इज इक्वल टू 1.16 डॉलर। 1 यूरो की कीमत है, यूरो करेंसी है जर्मनी की, 1 यूरो की कीमत डॉलर से ज्यादा है 1.16। उसका मतलब है 50 यूरो 58 डॉलर के बराबर तकरीबन आती है। जब हम इन तीनों कंट्रीज की टोटल GDP को काउंट करते हैं, मिसाल के तौर पर पहले हम देखेंगे जर्मनी की टोटल GDP। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 631 ट्रिलियन यूरो। दूसरे नंबर पे है जापान, टोटल GDP 5
586 trillion yen. India total GDP in 2025-26 451 trillion रुपीज। जब हम इनको कन्वर्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स डॉलर्स में, जर्मनी टोटल जीडीपी 631 ट्रिलियन, जब उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे मीन्स दैट उससे ज्यादा ही मिलेगा, 670 ट्रिलियन ज्यादा डॉलर्स मिलेंगे। जब जापान को की कन्वर्ट करेंगे, यहाँ एक 157 येन $1 के बराबर है, मीन्स दैट ये 3000 के आसपास आ जाएंगे मिलियन डॉलर्स या कुछ। जब हमारी कंट्री की यहाँ 90 रुपीज $1 के बराबर है, तो इस लिहाज से हम देखते हैं, जब हम कैलकुलेशन करते हैं और काउंट करते हैं, तो नंबर 1 पे आता है 2025-26 में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी आती है जर्मनी, फोर्थ इंडिया एंड फिफ्थ जापान। जापान को हमने पीछे छोड़ दिया है जीडीपी में, मीन्स दैट गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी हमारे कंट्री ने एक साल में पैदा किए हैं एट मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से, उस लिहाज से हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन 2025 की रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यही कहते हैं कि इंडिया ने जापान को जीडीपी में पीछे तो छोड़ दिया, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जापान इस वक्त इंडिया से आगे है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वहाँ क्या देखी जाती है, वहाँ एजुकेशन देखी जाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखी जाती है, टोटल लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट देखी जाती है। ये सही है कि जापान उन एरियाज में हमसे अभी भी आगे है, लेकिन हमने जीडीपी में जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं इस साल, उसमें हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन टोटल ओवरऑल जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 की है, उसमें कहते हैं कि उसमें जापान अभी उन एरियाज में हमसे आगे है। लेकिन ये हम कर रहे थे बात मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से, मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है एट मार्केट एक्सचेंज रेट। जब हम परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी मीन्स दैट चीजों को खरीदने की ताकत, देखेंगे इंडिया जीडीपी, इंडिया जीडीपी मार्केट एक्सचेंज रेट एंड परचेजिंग पावर पैरिटी। अगर हम देखेंगे इंडिया जीडीपी एट मार्केट एक्सचेंज रेट इन दिस वे, India is the fourth largest economy. In this way, India is the third largest economy since 2010. 2010 से लेकर हम आज तक इस लिहाज से परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से तीसरे नंबर पे है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। इस लिहाज से एट मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है? मिसाल के तौर पर आपने एक बर्गर खरीदा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में $10 में, इंडिया में आपने वही बर्गर खरीदा 300 रुपये में। इन दिस वे $1 शुड बी 30 रुपीज। One burger in USA $10. One burger
in India rupees 300. So one burger should be 30 rupees. एक बर्गर या इस तरह उन कंट्रीज में परचेजिंग पावर पैरिटी को समझाने के लिए जो ये डेवलप्ड कंट्रीज है, उन कंट्रीज में आपको, अगर आप, मैं न्यूयॉर्क सिटी की बात कर रहा हूँ, वहाँ की रेंट जो है एक महीने की वो $4,000 है। मीन्स दैट 3,60,000 के आसपास वो एक महीने की रेंट बनती है, मंथली रेंट न्यूयॉर्क सिटी में। कौन उतना किराया देगा? आप इंडिया, मुंबई, बड़े शहरों में भी बैठो, 30,000 40,000 से ज़्यादा नहीं होंगी। और गांव और विलेजों में इसका मतलब है इन दिस वे परचेजिंग, जो इंडिया में रहने वाले लोगों की कोई खरीद ताकत है, परचेजिंग पावर, चीज़ों को खरीदने की ताकत है, वो उन कंट्री से बेहतर है। वहाँ उन कंट्रीज में हेयर कट लगाओ $12 $13 में हो जाएगा। मीन्स दैट इंडिया के वो 1300 1200 1400 रुपये हो गए। यहाँ 200 100 150 में हेयर कट होता है। यहाँ चीज़ें सस्ती मिलती है हमें। इन दैट सेंस मीन्स दैट यहाँ के लोगों के पास चीज़ों को खरीदने की ताकत ज़्यादा है, अच्छी है, बेहतर है उन कंट्रीज के बात। उनके वजूहत क्या है? उन डेवलप्ड कंट्रीज में मिनिमम वेजेस, लेबर्स के जो वेजेस होती है, लेबर्स वो वहाँ गवर्नमेंट तय करता है इतने वेजेस से कम नहीं होनी चाहिए, और घंटे के हिसाब से वहाँ मजदूरी मिलती है। बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज, लक्समबर्ग हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यूएसए हो, जर्मनी हो, 1 घंटे की मजदूरी करो वहाँ, 1 घंटे की मजदूरी कम से कम आपको $10 $12 $14 मिलेंगी। मीन्स दैट 1500 1600 1800 1 घंटे की मजदूरी को मिलेगी। यहाँ इंडिया में मजदूरों को जो वेजेस मिलती है वो सस्ती मिलती है, वो कम पैसों पे काम करते हैं। इसलिए यहाँ लोगों के पास चीज़ों को खरीदने की ताकत ज़्यादा होती है। इन दैट सेंस परचेजिंग पावर पैरिटी, जो मैंने दिखाया कि यहाँ बर्गर, अगर वहाँ हम बर्गर खरीदेंगे वो मिलेगा $10 में, यहाँ हमको मिलेगा 300 में। उसका मतलब है एक बर्गर की कीमत 30 रुपए के आसपास है। इसी तरह यहाँ हेयर कट लगाओ, आपको 50 से 100 रुपए में हेयर कट मिलेगी, वहाँ देंगे होंगे आपको $10 या $12, मीन्स दैट 1200 या 1400। इन दैट सेंस कि परचेजिंग पावर पैरिटी मीन्स दैट चीज़ों को खरीदने की ताकत हमारे पास ज़्यादा है। और एक बात, परचेजिंग पावर पैरिटी ये जल्दी चेंज नहीं होता है। मार्केट एक्सचेंज रेट ये जल्दी चेंज होता है, मार्केट एक्सचेंज रेट ये चेंज होता है, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी जल्दी चेंज, ये मुस्तकम रहता है, बहुत देर के बाद चेंज होता है। मार्केट एक्सचेंज रेट ये जल्दी चेंज होता है। डॉलर, उसमें डॉलर की कीमत ज़्यादा हो गई तो रुपया डाउन हो गया, ये चेंज होता रहता है मार्केट। ये चेंज आज इतनी जल्दी से नहीं होता है। इस पे क्वेश्चन आ गया भी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, इस वक्त पूरी तरह मुझे याद नहीं है कि इंडिया परचेजिंग पावर पैरिटी में कितने नंबर पे था। इस पे आप वो क्वेश्चन खुद देख लीजिए कि इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन परचेजिंग पावर पैरिटी सिंस 2010 एंड in this way at market exchange rate India is the 4th largest economy। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से मीन्स दैट हमारी कंट्री में जो रहने वाले लोग होते हैं उनके पास चीज़ों को खरीदने की ताकत उन कंट्री से ज़्यादा बेहतर होती है। वहाँ लेबर लॉज होती है, वहाँ कानून होते हैं कि कम अज़ कम इतनी वेजेस मजदूर को देनी चाहिए। और दूसरी बात, वहाँ यहाँ हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मीन्स दैट वो मशीनों से काम करते हैं। अगर आपने वहाँ बाल काटे या काम करे, वहाँ मशीनों से काम किया जाता है, वहाँ आपको रेंट ज़्यादा देना पड़ती है, मजदूरी देनी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ चीज़ें महंगी मिलती है। यहाँ हम हाथों से काम करते हैं, इसलिए यहाँ चीज़ें सस्ती मिलती है।